Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, guest assistant professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 1 हिस्ट्री सब्सिडी से संबंधित जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक सभ्यता और संस्कृति शुरू किए हैं, उसी को हम लोग एक टॉपिक नाम दिए हैं वैदिक सिविलाइजेशन। और इसका प्रथम भाग हम लोगों ने देख लिया है, आज द्वितीय भाग पढ़ रहे हैं और इसको हम लोग कई टॉपिकों के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए इसके यह एक टॉपिक हम लोग बना देते हैं कि इसको हम लोग को रिपोर्ट वगैरह बनाना रहता है, तो अपनी सुविधा के दृष्टिकोण से वैदिक सिविलाइजेशन टॉपिक लिखा जाता है। आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं वैदिक सभ्यता और संस्कृति, वैदिक काल। तो आइए चर्चा करते हैं कि वैदिक, इसके पहले हम लोगों ने कुछ तथ्यों को देख लिया था। तो वैदिक काल को हम लोग सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांट सकते हैं। वैदिक काल को एक है ऋग वैदिक काल या इसको पूर्व वैदिक काल कहा जा सकता है, ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। और दूसरा उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो इन्हीं दो कालों में, वैदिक काल को इन्हीं दो कालों में, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक कालों में बांटा जाता है। अब हम इन कालों की थोड़ी थोड़ी महत्ता हम लोग देख लें, उसके बाद में हम लोग जो भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन से संबंधित तथ्यों को देखना है या पहलुओं को देखना है, उसकी चर्चा भी हम लोग अलग अलग कर लेंगे। तो आइए सर्वप्रथम देखते हैं कि वैदिक काल का समय क्या था। तो यह था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। इसी तरह इस उत्तर वैदिक का काल था 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। तो इस प्रकार ऋग्वेद का उच्च सीमा काल जो हुआ 1000 ईस्वी और निम्न सीमा 1500 ईसा पूर्व। और इसी तरह उत्तर वैदिक काल का निम्न सीमा 1000 ईसा पूर्व और उच्च सीमा 600 ईसा पूर्व माना जा सकता है। कुछ तथ्यों को देखें तो हम देखते हैं कि ये जो काल निर्धारण किया गया, ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है और लोहे का ज्ञान हमको, हालांकि ये मान्यता कटी है, लेकिन जब हम जो इतिहास का अध्ययन के क्रम में बहुत सारी मान्यताएं जो रही हैं कि लोहे का ज्ञान था या नहीं था, इस पर भी इतिहासकारों में, विद्वानों में एक मत नहीं है और यह अनुसंधान का विषय है। लेकिन हम देखते हैं कि लोहे का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है और लोहे का ज्ञान 1000 ईसा पूर्व के आसपास एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होता है। इसी कारण ऋग्वैदिक काल जो है, ऋग्वेद का काल जो है वह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और 1000 ईसा पूर्व उच्च सीमा और निम्न सीमा 1500 ईसा पूर्व। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ उत्तर वैदिक काल में लोहे का उल्लेख मिलने लगता है। तो यहाँ एक तथ्य लिख दें कि लोहे का उल्लेख नहीं था और यहाँ क्या था, लोहे का उल्लेख था, लोहे का उल्लेख मिलने लगता है। तो इसके कारण इसका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व इसका काल जो कालक्रम निर्धारित किया गया है। और हम देखते हैं कि 600 ईसा पूर्व में नगरीकरण का भी, जो द्वितीय नगरीय क्रांति का आरंभ हुआ, जो उत्तर वैदिक काल के बाद की घटना है, अतः इसकी उच्च सीमा 600 ईसा पूर्व रखी जा सकती है, जो उत्तर वैदिक काल है।
और हाल ही में सोनभद्र जिले में राजा नल के टीले और अन्य स्थलों पर खुदाई से पता चला है कि इसके निकटवर्ती क्षेत्र काशी और आज के वाराणसी जिले में लोहे का इस्तेमाल 1500 ईसा पूर्व में होता था। तो ये कालक्रम जो निर्धारित करके हम लोग अध्ययन करते हैं, इसका भी खंडन किया जा सकता है, लेकिन हम लोग मोटे मोटे तौर पे ऋग्वैदिक काल को इस कालक्रम के अंतर्गत रखेंगे और उत्तर वैदिक काल को 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व और ऋग्वैदिक काल को 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व रखेंगे। अब हम भौगोलिक अगर क्षेत्रों की चर्चा करें कि भौगोलिक क्षेत्र क्या था। भौगोलिक क्षेत्र ऋग्वैदिक काल के लोगों का, इसी तरह यहाँ भौगोलिक क्षेत्र देखें, उत्तर वैदिक काल का भौगोलिक क्षेत्र क्या था। तो हम देखते हैं कि ऋग्वेद में अफगानिस्तान की चार नदियों कुभा, कुरुमु, गोमती, सुवास्तु का उल्लेख है। इसको काबुल, इसको कुर्रम, इसको गोमल और इसको स्वात नदियों का वर्णन हम देखते हैं कि ऋग्वेद में अफगानिस्तान की चार नदियों कुभा, कुरुमु, गोमती और सुवास्तु का वर्णन है। इसी तरह ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेशों का वर्णन है। यह 7 नदियां जो सप्त सैंधव का वर्णन है, जो 7 नदियों का क्षेत्र था, ये 7 नदियां सिंधु, सरस्वती, शतुद्री अर्थात सतलज, विपाशा अर्थात ब्यास, परुषणी अर्थात रावी, वितस्ता अर्थात झेलम, अस्कनी अर्थात चिनाब से घिरा क्षेत्र था। इससे स्पष्ट है कि आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में बसे थे और इसके पश्चात आर्य पूर्व की ओर बढ़े और कुरुक्षेत्र के निकट के प्रदेश पर अधिकार कर इसका नाम ब्रह्मवर्त रखा। तो जो कुरुक्षेत्र का क्षेत्र था यह ब्रह्मवर्त था। तो उसके बाद से ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार जबकि यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। इसी तरह ऋग्वेद में कश्मीर की एक नदी मरुद्वृद्धा का उल्लेख है। ऋग्वेद में हिमालय की एक चोटी मुजवंत का उल्लेख है, जहाँ से वे सोम प्राप्त करते थे, सोमरस। यह पश्चिम हिमालय में स्थित था। जो मुजवंत चोटी था वह पश्चिम हिमालय में स्थित था। इस तरह ऋग्वैदिक आर्यों का ज्ञात क्षेत्र पश्चिम में अफगानिस्तान से पूर्व में गंगा के पश्चिमी तट तक और उत्तर में हिमालय से दक्षिण में राजस्थान की उत्तरी सीमा तक विस्तृत थी। तो अगर हम देखें तो ऋग्वैदिक आर्यों का क्षेत्र वेस्ट में अफगानिस्तान से लेकर ईस्ट में गंगा के पश्चिमी तट ईस्ट में, और हम नॉर्थ में देखें तो हिमालय से नॉर्थ में, दक्षिण में देखें तो साउथ में देखें तो राजस्थान की उत्तरी सीमा, राजस्थान की उत्तरी सीमा इसका भौगोलिक क्षेत्र था। उत्तरी सीमा भौगोलिक क्षेत्र था। इसी तरह अगर उत्तर वैदिक काल के में आर्यों का जो क्षेत्र देखें, उनका भौगोलिक क्षेत्र किन क्षेत्रों तक इनका विस्तार था, तो आर्यों के प्रसार का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में हम देखते हैं कि विदेध माधव की कथा मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में एक विदेध माधव था, उसकी कथा मिलती है। इसके अनुसार विदेध जो कथा मिलती है वह विदेध माधव या विदेध माधव भी कहा जाता है। तो विदेध है, विदेध माधव
की कथा मिलती है, जिसमें विदेह माधव ने वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया था और घृत का नाम लेते ही वो अग्नि माधव के मुंह से बाहर निकलकर पृथ्वी पर आ पहुंचा। उस समय विदेह माधव सरस्वती के तट पर निवास करते थे। वह अग्नि सब कुछ जलाता हुआ पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ा और उसके पीछे पीछे विदेह माधव तथा उनका पुरोहित गौतम राहुगढ़ चला। वह नदियों को जलाता चला गया। अकस्मात वह सदा नीरा, जो वर्तमान बिहार की गंडक नदी है, उसको जला नहीं पाया। यही आर्यों की पूरी सीमा हो गई। शतपथ ब्राह्मण में रेवा अर्थात नर्मदा नदी का उल्लेख है। उत्तर वैदिक साहित्यों में त्रिकबुध, कौच, मैनाक आदि पर्वतों का उल्लेख है, जो पूर्वी हिमालय में पड़ते हैं। अतः उत्तर वैदिक काल में आर्यों को संपूर्ण हिमालय की जानकारी हो गई। उत्तर वैदिक साहित्य में गंगा, यमुना, दोआब, विंध्याचल आदि का भी वर्णन मिलता है। अतः विंध्य प्रदेश को उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति की दक्षिण सीमा माना जा सकता है। ऋग्वैदिक आर्यों ने ब्रह्मावर्त, जो ब्रह्मवर्त से आगे बढ़कर गंगा, यमुना, दोआब तथा उसके निकट के क्षेत्र पर अधिकार करके उसका नाम ब्रह्मर्षि देश रखा। उसके पश्चात आर्यों ने हिमालय तथा विंध्याचल के मध्य क्षेत्र पर अधिकार करके इसका नाम मध्य देश रखा। कालांतर में आर्यों ने बिहार तथा बंगाल के दक्षिण पूर्व के क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया और इस प्रकार संपूर्ण उत्तरी भारत पर जो था उनके अधिकार में आ गया और जिसका नाम उन्होंने आर्यावर्त रख दिया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इनका पूर्वी सीमा अगर ईस्ट में देखें तो गंडक नदी तक का क्षेत्र था। बिहार, जो बिहार का क्षेत्र है, बिहार, और वेस्ट में अगर हम इसके देखें तो ये हिमालय का जो क्षेत्र था, जो अफगानिस्तान का क्षेत्र, वहाँ से लेके अफगानिस्तान तो था ही, अफगानिस्तान वेस्ट में, और नॉर्थ में हिमालय का जानकारी इन लोगों को हो ही गया था। और उत्तर में ये लोग अब विंध्याचल पर्वत अर्थात नर्मदा नदी तक का क्षेत्र था। तो मध्य प्रदेश विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र जो है विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र इन लोगों के अंतर्गत आ गया था। तो इनका क्षेत्र विस्तार इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इनका क्षेत्र विस्तार एक उत्तर भारत का जो क्षेत्र था उसमें इनका विस्तार हो गया था। इस तरह इस चर्चा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वैदिक साहित्य से संबंधित चर्चा को देखेंगे और इसी के साथ चर्चा को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इस प्रकार जो हम लोग इसका अध्ययन कर लेंगे।